नेपाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। देश की सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर रह चुकी पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अब नेपाल की बागडोर संभालेंगी। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने शुक्रवार 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह में जो हुआ उसने देश की सियासत को और भी गर्मा दिया है। दोनों सदनों के स्पीकर ने बहिष्कार किया और राष्ट्रपति ने कहा, देश बचाइए। क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह रावत, सरकारी अधिकारी, सेना और सुरक्षा प्रमुखों के साथ राजनयिक समुदाय के सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में संसद के दोनों सदनों के प्रमुख शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण भेजे जाने के बावजूद प्रतिनिधि सभा के स्पीकर देवराज घिमिरे और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहाल ने समारोह का बहिष्कार किया। घिमिरे सीपीएन यूएमएल जो कि ओली की पार्टी से सांसद हैं, जबकि दहाल सीपीएन माओवादी केंद्र से आते हैं। दोनों ही नेता संसद भंग के फैसले का विरोध कर रहे हैं। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कार्की से कहा, अब देश बचाइए, सफल रहिए। इस पर कार्की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और केवल धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गई। आपको बता दें, हाल ही में हुए नेपाल में जेएनजीज के प्रदर्शन के बाद ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति पौडेल ने अंतरिम सरकार को 6 महीने के भीतर आम चुनाव कराने का दायित्व सौंपा है। सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाने से पहले लंबी बैठकें हुई। जेएनजी गुट, राष्ट्रपति और सेना प्रमुख भी इन बैठकों में शामिल रहे। अंतरिम प्रधानमंत्री की दौड़ में काठमांडू के मेयर बालेन शाह और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख कुलमान खीसिंग के नाम भी शामिल थे। लेकिन बालेन शाह ने खुद इस पद से इनकार कर दिया था। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, जिससे वो युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गई। और यही वजह है कि पुरानी व्यवस्था से नाराज जेएनजी आंदोलनकारियों ने उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएनजी आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि सीधे तौर पर सरकार में शामिल नहीं होंगे। हालांकि वे अंतरिम सरकार की निगरानी करेंगे और इस बात पर नजर रखेंगे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और युवाओं के भविष्य से जुड़े फैसले लिए जाएं। साथ ही आपको बता दें, जेएनजीज ने क्या शर्तें रखी हैं। आंदोलनकारियों की पहली मांग थी कि देश में जल्द से जल्द आम चुनाव कराए जाएं, ताकि जनता अपनी पसंद की सरकार चुन सके, और कार्की ने इसे मान भी लिया है। जेएनजी प्रदर्शनकारियों के दबाव में नेपाल की संसद भंग कर दी गई थी और अब सत्ता की कमान सुशीला कार्की के हाथों में है। आंदोलनकारियों ने प्रस्ताव रखा था कि सरकार में नागरिकों और सेना दोनों का प्रतिनिधित्व हो। इस मांग को भी कार्की ने स्वीकार कर लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार मुख्य कारण था। उन्होंने पुराने दलों और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए एक शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की भी मांग की गई है। सुशीला कार्की ने इस पर भी सहमति जताई ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। अब एक तरफ पुरानी व्यवस्था से नाराज जेएनजीज और दूसरी ओर एक अंतरिम सरकार जिसे 6 महीनों में लोकतंत्र की नई तस्वीर पेश करनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिन नेपाल की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही।